यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। कल हम लोगों ने एक श्लोक देखा, श्लोकों का विचार किया। यह उन्होंने अपने गुरुजनों का मंगलाचरण किया। अब आगे प्रमाकरणम प्रमाणम, अंतिम में कहा कि क्या 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। 4 प्रकार के पुरुषार्थों में मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। वह मोक्ष नित्य होने के कारण क्यों और न स पुनरावर्तते इति श्रुत्यवगमात्, इस श्रुति के द्वारा मोक्ष का नित्यत्व ज्ञात होने से मोक्ष परम पुरुषार्थ बताया गया। तत्पश्चात द्वितीय जो तीनों पुरुषार्थ थे, तीनों पुरुषार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से और यद यथेह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं एवात्र एवं एवामुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते, इस श्रुति के द्वारा अनित्यत्व का निश्चय हो जाने से वे तीनों पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ नहीं है और मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, यह बताया गया। अब उसके बाद यह मोक्ष सच मोक्ष ज्ञान, वह मोक्ष ज्ञान से प्राप्त होता है, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान और उसका प्रमाण, यह प्रमाणों का निरूपण किया जाता है। इस तरह ग्रंथकार की प्रतिज्ञा हुई। प्रतिज्ञा के पश्चात प्रमा का करण क्या है, तो उन्होंने बताया कि प्रमाकरणम प्रमाणम। अब प्रमा का करण प्रमाण है, ये बताने के बाद प्रमा क्या चीज़ है, तो प्रमा का ही लक्षण। यहाँ पर 2 तरह का प्रमा का लक्षण करते हैं। कोई स्मृति व्यावृत्त प्रमा का लक्षण किया जाता है और एक है स्मृति सहित प्रमात्व का लक्षण, अर्थात स्मृति को भी कोई प्रमा बोलते हैं, कोई स्मृति को प्रमा नहीं बोलते। जिस मत में स्मृति को प्रमा नहीं माना, उस मत के अनुसार लक्षण किया गया अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम प्रमायाः लक्षणम। इस लक्षण में यदि हम अनधिगत पद नहीं देंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? अनधिगत पद नहीं देंगे तो अबाधित विषय ज्ञानत्वम स्मृति में है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद दिया? तो अब अनधिगत ही दे दो, केवल अबाधित मत दे दो। अनधिगत विषय ज्ञानत्वम करेंगे तो रज्जु सर्पादियों में भी यह पूर्व दृश्यमान सर्पाधिक पहले अधिगत नहीं था, है ना? अधिगत नहीं था, नूतन उत्पन्न हुआ है, इसलिए अनधिगत ज्ञान विषयत्वम रज्जु सर्पाधिक ब्रह्म ज्ञान में अतिव्याप्ति होती है। उसका वर्णन करने के लिए अबाधित यह पद दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग विचार देख रहे थे। अब फिर इतना ही देते, आप क्या कर लेते हैं? अनधिगत अबाधित विषयत्व, ये विषय के विशेषण है। अनधिगत अबाधित विषयकत्वम, इतना ही लक्षण करते। ज्ञान पद क्यों दिया? ज्ञान के 2 विशेषण दिए, एक अनधिगत और अबाधित, ये 2 दिए। कहा कि ज्ञान पदम तु स्वरूप कथनाय, टीका में बताया है ज्ञान पद तो उस प्रमा का स्वरूप कथन करने के लिए ज्ञान पद दिया है। क्योंकि अबाधित अनधिगत, ये इच्छादियों में अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी? इच्छा तो अधिगत विषयक हो जाती है, अनधिगत पद से ही
इच्छादियों का वारण हो जाता है। इच्छा अनधिगत विषयक नहीं होती, वो आदिगत विषयक होती है। स्मृति भी अधिगत विषयक होती है। ब्रह्म ज्ञान बाधित विषयक होता है। ब्रह्म ज्ञान का वारण करने के लिए अबाधित दिया है। स्मृति इच्छा इत्यादियों का वारण करने के लिए अनधिगत पद दिया। फिर ज्ञान, तो टीकाकार ने कहा कि ये ज्ञान पद स्वरूप कथन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर इच्छादियों का तो पहला अनधिगत विशेषण के द्वारा ही वारण हो जाता है, इसलिए ज्ञान स्वरूप के लिए कथन के लिए है। अथवा यह देखा तो चक्षुरादि इंद्रियां होती है ना, चक्षुरादि इंद्रियां, वह चक्षुरादि इंद्रियां अनधिगत पदार्थों को जानते हैं कि नहीं? आबादित पदार्थ विषयक भी होते हैं कि नहीं? तो अनधिगत विषयक और अबाधित विषयक चक्षुरादि इंद्रियां होती है। फिर चक्षुरादि इंद्रिय भी अनधिगत अबाधित विषयक होने से चक्षुरादि इंद्रियों में प्रत्यक्ष के लक्षण की या प्रमा के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है। उसका वारण करने के लिए ये ज्ञान पद दिया। अनधिगत अबाधित विषयकत्व चक्षुरादि इंद्रियों में तो है, लेकिन उनमें ज्ञानत्व नहीं है। चक्षुरादि इंद्रियां ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान का यह प्रमा का लक्षण हो गया। अनधिगत बाधित विषयकत्वे सति ज्ञानत्वं प्रमायाः लक्षणम। इस तरह यह लक्षण बना। ये लक्षण बनाने के बाद अब ज्ञान के करण में इंद्रियादियों में अतिव्याप्ति नहीं होगी, यह निश्चित हो गया। अब यदि स्मृति साधारण लक्षण बनाए, स्मृति को भी प्रमा बनाए, तो उसमें अनधिगत पद देने की आवश्यकता नहीं है। उस काल में इच्छादियों के ऊपर होने वाली जो अतिव्याप्ति है, उसका वारण करने के लिए ज्ञान पद देना ही पड़ेगा। जब इतना ही लक्षण करेंगे, केवल अबाधित विषय ज्ञानत्वम, इसमें ज्ञान नहीं देंगे, अबाधित विषयकत्व ही करेंगे, तो इच्छा में अतिव्याप्ति होगी। इच्छा भी अबाधित विषय का ही है, इसमें अतिव्याप्ति होगी, इसलिए ज्ञानत्व पद देना पड़ा। तो लक्षण हुआ अबाधित विषयक ज्ञानत्वम। स्मृति साधारण प्रमा का लक्षण, अर्थात स्मृति को भी प्रमा मान के किया हुआ लक्षण है अबाधित विषयक ज्ञानत्वम। और स्मृति व्यावृत्त प्रमा का लक्षण हो तो वह लक्षण है अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञानत्वम प्रमायाः लक्षणम। अब यहाँ पर नैयायिक थोड़ा रह गया। नैयायिक यह अपने मत का यहाँ पर प्रयोग करता है। ये जो लक्षण किया गया स्मृति व्यावृत्त में, स्मृति व्यावृत्त प्रमा का लक्षण अनधिगत अबाधित विषय का ज्ञानत्व है, और स्मृति सहित प्रमा का लक्षण बस अबाधित विषय का ज्ञानत्व है। इसमें न्याय मत में ज्ञान तृतीय क्षणवृत्ति ध्वंस प्रतियोगी है। ज्ञान क्षणिक है, ये ज्ञान क्षणिक है, अर्थात पहले क्षण में उत्पन्न होता है,
दूसरे क्षण में स्थित रहता है और तीसरे क्षण में पुनः उसका नाश हो जाता है। तो कैसा है ये? तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व रूप क्षणिकत्व ज्ञान में नैयायिक मानता है। अर्थात जो हमको निरंतर ज्ञान हो रहा है ना, वो धारावाहिक पृथक क्षण में अयम घटः अयम घटः अयम घटः अयम घटः अयम घटः अयम घटः, ये निरंतर प्रवाह चलता रहता है। ये निरंतर प्रवाह चलता है। यह जो निरंतर प्रवाह है, ये जो हमारा ये निरंतर प्रवाह होता है कि नहीं, यह हम ये पूर्व पक्ष क्या बोलता है? यह तृतीय क्षण में उसका ध्वंस हो गया तो निरंतर पहला ज्ञान दूसरा ज्ञान प्रत्येक क्षण में ज्ञान बदलता गया। अयम घटः अयम घटः अयम घटः अयम घटः, ये क्या हो गई? ज्ञानों की धारा हो गई। उसको ही कहते हैं धारावाहिक बुद्धि। उसका क्या नाम है? धारावाहिक बुद्धि। अब पहला ज्ञान हो गया, वो ज्ञान प्रमा है कि नहीं? कि नहीं? दूसरा ज्ञान हुआ, वो ज्ञान प्रमा है कि नहीं? तीसरा ज्ञान हुआ, वो ज्ञान प्रमा है कि नहीं? प्रत्येक क्षण का ज्ञान तो प्रमा है, स्मृति नहीं है, प्रत्यक्ष है। अयम घटः अयम घटः अयम घटः इत्याकार का जितने वृत्ति प्रवाह है, वह प्रवाह रूपी ज्ञान यथार्थ है, प्रमा है उसमें। क्योंकि अब दूसरा जो ज्ञान हुआ, पहले ज्ञान ने जिस विषय को जाना था, अयम घटः, ये आपको आगे यंत्र है, इस यंत्र का प्रथम ज्ञान हुआ एतद यंत्रम। पुनः एक क्षण के बाद एतद यंत्रम, ये ज्ञान प्रमा है कि अप्रमा है? प्रमा ही है। लेकिन अब इस द्वितीय ज्ञान में आधिगत विषयकत्व गया कि अनधिगत विषयकत्व गया? हाँ, कौन सा गया? आधिगत विषयकत्व ही गया, अनधिगत विषयकत्व इसमें नहीं आया। तो अनधिगत विषयक ज्ञान ही प्रमा होता है, आपका लक्षण है। तो जो प्रमा है, यथार्थ ज्ञान है, उसमें यथार्थ ज्ञान का लक्षण नहीं जाएगा, प्रमा का लक्षण नहीं जाएगा, तो क्या दोष होता है? अव्याप्ति होती है। लक्ष्य में यदि लक्षण नहीं जाया गया तो अव्याप्ति दोष होता है। इसलिए पूर्व पक्ष ने कहा कि महाराज, जो आपने लक्षण बनाया अनधिगता बाधित विषयकत्व, यह ज्ञान धारावाहिक बुद्धि में अव्याप्त है। तो सिद्धांत उसका उत्तर देता है, सुनो, यहाँ पर यह दोष नहीं आता। क्यों? कि एक बता रहे हैं तत्त काल विशिष्ट, पूर्व क्षण विशिष्ट पदार्थ अलग होता है। प्रथम क्षण विशिष्ट पदार्थ अलग, द्वितीय क्षण विशिष्ट पदार्थ अलग, तृतीय क्षण विशिष्ट पदार्थ अलग। प्रथम क्षण यह काल है कि नहीं? और ये तत्त क्षण से विशिष्ट पदार्थ अलग 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 होता है। तो प्रथम जो बुद्धि हुई, उस प्रथम बुद्धि का विषय प्रथम क्षण विशिष्ट पदार्थ है। द्वितीय बुद्धि का विषय द्वितीय क्षण विशिष्ट पदार्थ है। तृतीय बुद्धि का विषय तृतीय क्षण विशिष्ट पदार्थ है। प्रत्येक क्षण का पदार्थ अलग अलग है। तो प्रथम क्षण विशिष्ट जो पदार्थ है, उसको पहली बुद्धि जानेगी, दूसरी बुद्धि जानेगी। द्वितीय क्षण विशिष्ट, द्वितीय जो बुद्धि है, उस बुद्धि का प्रथम क्षण विशिष्ट पदार्थ अधिगत उसके काल में हो सकेगा,
लेकिन द्वितीय क्षण विशिष्ट पदार्थ तो अनधिगत ही हो गया। तो अनधिगत विषयक ज्ञान द्वितीय क्षण विशिष्ट पदार्थ का तो होता ही है। इसीलिए अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञानत्व द्वितीय ज्ञान में भी चला जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं है। यह पूर्व पक्षी, यह सिद्धांति ने उत्तर दिया। एक मिनट बंद करो। प्रत्येक यानी शंका पूर्व पक्ष की ऐसी हुई, पूर्व पक्ष पहले कहता है कि ये बुद्धि, प्रत्येक बुद्धि अलग अलग है। ये हम इसको बुद्धि, ये अलग अलग बुद्धियां हैं। पहली बुद्धि, दूसरी बुद्धि, तीसरी बुद्धि, क्योंकि उनमें न्याय मत में प्रत्येक क्षण के क्षणिक बुद्धि होती है। प्रथम क्षणिक बुद्धि अलग, द्वितीय बुद्धि अलग, या उसको ही ये धारा निरंतर चलती रहती है, उसको धारावाहिक बुद्धि कहा जाता है। अब यह प्रथम बुद्धि का विषय घट, तो यही घट विद्यमान है, यही घट प्रथम बुद्धि का भी विषय है। इसी घट को अयम घटः अयम घटः अयम घटः यह व्यवहार होता रहता है, हो रहा है। तो पहले बुद्धि के द्वारा यह घट अधिगत हुआ, पहले बुद्धि के द्वारा यह घट अधिगत है। और हमारा जो लक्षण था अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञानत्वम, यह जो लक्षण है अनधिगत, अब ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि का भी विषय यही घट है। तो ये भी बुद्धि प्रमा है, ये भी बुद्धि प्रमा है, सभी प्रकार की बुद्धि प्रमारूप है। अब पहले बुद्धि पर अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञानत्वम ये लक्षण गया, तो ये तो यहाँ पर तो समन्वय हुआ। लेकिन जो दूसरी बुद्धि है, यह दूसरी बुद्धि अबाधित विषयकत्व, विषयक ज्ञानत्व, ये द्वितीय बुद्धि में तो रहा, लेकिन अनधिगत विषयक ज्ञानत्व नहीं रहा। तो द्वितीय बुद्धि में अव्याप्ति हो जाएगी। लक्षण लक्ष्य में नहीं गया तो अव्याप्ति दोष होता है। तब सिद्धांति उत्तर देता है, ध्यान में दीजिए। अब सिद्धांति उत्तर देता है, सुनो भाई, ये आपने जो शंका करी वो शंका युक्त नहीं है, क्योंकि ये काल है। काल एक पदार्थ है। सप्त पदार्थों में का 9 सप्त पदार्थों में एक द्रव्य पदार्थ है, द्रव्य में एक 9 द्रव्य में एक काल पदार्थ आया है। अब यह काल पदार्थ प्रत्येक क्षण अलग अलग हुआ करता है। प्रथम क्षण अलग, द्वितीय क्षण अलग, तृतीय क्षण अलग, चतुर्थ क्षण अलग, यह अलग अलग क्षण हुआ करते हैं। और ये काल अलग अलग है, तो तत्त क्षण विशिष्ट पदार्थ भी अलग अलग है। प्रथम क्षण विशिष्ट घट अलग, द्वितीय क्षण विशिष्ट घट अलग, तृतीय क्षण विशिष्ट घट अलग, और चतुर्थ क्षण विशिष्ट घट अलग अलग है। जो पहली बुद्धि है वह प्रथम क्षण विशिष्ट घट को ग्रहण कर लेती है, और वह उससे पहले यह घट अनधिगत था। तो अनधिगत अबाधित विषयक पहला ज्ञान हो गया, इसलिए उसमें लक्षण गया, कोई दोष नहीं। अब जब ये जो द्वितीय क्षण विशिष्ट घट है वह पहले बुद्धि के द्वारा जाना नहीं जाता, यह तो दूसरी के द्वारा जाना जाएगा। द्वितीय क्षण विशिष्ट घट को द्वितीय बुद्धि जानेगी,
तो यह बुद्धि, यह घट इस काल में अनधिगत है कि नहीं? तो अनधिगत, और अब यही घट है, एक ही घट है, घट अलग अलग नहीं है, लेकिन क्षण के काल के कारण एक ही घट अलग अलग होता है कि क्षण के कारण घट अलग अलग, तत्क्षण विशिष्ट घट अलग अलग हुआ। तो ये तत्क्षण विशिष्ट जो घट है, द्वितीय क्षण विशिष्ट घट, वह अनधिगत ही है। तो अनधिगत होने के कारण अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञानत्व द्वितीय बुद्धि में लक्षण जाएगा, इसलिए अव्याप्ति दोष नहीं है। यह सिद्धांति ने उत्तर दिया। तब पूर्व पक्षी पुनः कहता है, महाराज आपने तत्त क्षण विशिष्ट घट अलग है यह बताया, अच्छी बात है, लेकिन अब द्वितीय क्षण विशिष्ट घट का प्रत्यक्ष होता है क्या? क्योंकि द्वितीय क्षण विशिष्ट घट का प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। क्यों? वह बोलता है काल ही अप्रत्यक्ष है, काल ही निरूप है, जिसका प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष महत्व विशिष्ट उद्भूत रूप वाले द्रव्य का ही प्रत्यक्ष होता है। किसका प्रत्यक्ष होता है? महत्व विशिष्ट उद्भूत रूप वाला, वह महान महत द्रव्य होना चाहिए। अणु का प्रत्यक्ष होता है, परमाणु का प्रत्यक्ष होता है नहीं, द्वणुक का प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि उनमें महत्व नहीं रहता, अणुत्व रहता है। महत्व त्रसरेणु से आगे महत्व उनमें होता है, त्रसरेणु से लेकर अंतिम तक जितना महत, परम महत तक, इन सब का प्रत्यक्ष होता है। केवल महत होना ही नहीं, वो पदार्थ महत भी होना चाहिए और उद्भूत रूप वाला होना चाहिए। आकाश महत है कि नहीं? आकाश महत है ना? उद्भूत रूप वाला है क्या? रूप ही नहीं है, तो इसलिए आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता। कोई पदार्थ महत है लेकिन उद्भूत रूप वाला नहीं है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष होता नहीं। कोई पदार्थ उद्भूत रूप वाला तो हो सकता है, लेकिन महत नहीं हो तो भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए उद्भूत रूप वाले द्रव्य का और महत द्रव्य का ही प्रत्यक्ष होता है। इसलिए काल का प्रत्यक्ष होता नहीं तो काल विशिष्ट घट का प्रत्यक्ष कैसे होगा? विशेषण देखो, दंडी मनुष्य, इस ज्ञान में दंडी मनुष्य का प्रत्यक्ष होने के लिए दंड प्रत्यक्ष होना जरूरी है। दंड का ज्ञान ही नहीं हुआ तो आप दंडी का ज्ञान हुआ ये कैसे कह पाएंगे? इसलिए दंडी इस ज्ञान में जैसे विशेषण रूप दंड के प्रत्यक्ष की अपेक्षा होती है, वैसे ही काल विशिष्ट द्वितीय क्षण विशिष्ट घट के ज्ञान के लिए काल के ज्ञान के काल का प्रत्यक्ष होना चाहिए ही, लेकिन काल निरूप होने के कारण काल का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए द्वितीय क्षण विशिष्ट घट का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसलिए आपका द्वितीय क्षण विशिष्ट घट का प्रत्यक्ष अलग है और वह अनधिगत अबाधित विषयक है, यह कहना आपका ठीक नहीं, यह पूर्व पक्ष ने कहा। तब सिद्धांती उत्तर देता है, देखिए पंक्ति, निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय, मतलब वो आदिगति हो गया। हाँ, अब उसको द्वितीय क्षण विशिष्ट काल का क्षण विशिष्ट घट का तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं, तो जो हमको प्रत्यक्ष हो रहा है केवल पहले घट का ही प्रत्यक्ष हो रहा है, और वह पहला घट तो आदिगत ही है। तो आदिगत विषय आदिगत अबाधित विषय की
ज्ञान हो गया। आदिगत विषयक ज्ञान होने से अब लक्षण की पुनः अव्याप्ति हो ही जाएगी द्वितीय धारावाही द्वितीय बुद्धि में।